कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है उसको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम ऑलरेडी 7 चैप्टर देख चुके हैं और करेंटली हम हैं 8th चैप्टर के ऊपर, राइट। और ये चैप्टर जो है 8th चैप्टर, उसका नाम है फंडामेंटल राइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपकी इंडियन पॉलिटी का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। फंडामेंटल राइट जो है इसके भी हम ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, डन। और इन 5 to 4 लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, तो हमने देखा था कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, राइट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स हो गया, सेलियंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। फिर हमने देखा था कि आर्टिकल यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसके प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा था पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 to 35 देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा था यूएस से हमने लिए थे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज शुरुआत की थी कि भाई आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशंस की बात करता है कि व्हाट आर द स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है। फिर हमने देखा था आर्टिकल 13 में हमने देखा था कि लॉ डिरोगेटरी टू द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर वॉइड, है ना। जो भी लॉज होंगे वो क्या होंगे, डिरोगेटरी होंगे टू द फंडामेंटल राइट्स, वो क्या होंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा था कि टोटल ओरिजिनली 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, बट प्रेजेंटली हमें ओनली 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। वन जो सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है जो कि था राइट ऑफ या राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के 300A के अंदर यानी कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। तो प्रेजेंटली हमें ओनली 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट हम देख रहे थे, जो कि था फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18, और इसको हम बोलते थे राइट टू इक्वालिटी, डन है, राइट। तो राइट टू इक्वालिटी हम कंटिन्यू कर रहे थे और राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर हमने देखा कि आर्टिकल 14 देखा सबसे पहले तो कि भाई आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल 14 में देखा हमने इक्वालिटी बिफोर द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द और फॉर द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वो हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा था आर्टिकल 15 हो गया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स देखे थे, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 14 में भी हमने कुछ एक्सेप्शन देखे थे, आर्टिकल 15 के अंदर भी एक्सेप्शन देखे। फिर हमने देखा था आर्टिकल 16 हो गया जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिक्लेयर और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट द एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड बर्थ, है ना। ये 7 ग्राउंड हमने देखे थे कि स्टेट जो है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन 7 ग्राउंड्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। बट इसके अंदर भी हमने सर्टेन एक्सेप्शंस देखे थे, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 तक हम ऑलरेडी देख चुके थे, डन। अब हमारा जो स्टार्ट करने वाले थे हम वो आर्टिकल होने वाला था 17। बट इन बिटवीन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था एक मंडल कमीशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके थे, पर इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मंडल कमीशन था क्या, क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था, इसकी रिपोर्ट इन्होंने क्या सबमिट की थी, है ना, कौन से ड्यूरेशन में सबमिट की थी, क्या रिकमेंडेशन थी, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। और उसके बाद ग्रेजुअली हम आर्टिकल 17 की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडल कमीशन की। तो भाई मंडल कमीशन क्या था, तो आप देखेंगे कि भाई सोसाइटी के अंदर सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ था हमें SCs और STs के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी देखने को मिलता है, डन। 7 और 7.5 और 15% हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है SC STs के लिए क्या, रिजर्वेशन। अब क्या होता है कि 1979 के अंदर आफ्टर इमरजेंसी का ड्यूरेशन हमें पता है 1975 से 1977 तक हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी, है ना। उसके बाद क्या होता है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी गवर्नमेंट क्या होती है, फॉल हो जाती है। और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो कि जनता दल यहाँ की जनता दल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब उनकी गवर्नमेंट क्या करती है 1979 के अंदर एक कमीशन एस्टेब्लाइज करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, जो कि कौन थे, एक लेजिस्लेचर ही थे, है ना। तो उनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक कमीशन फॉर्म किया जाता है और इस कमीशन को हम मंडल कमीशन बोलते हैं। साथ ही साथ इसको
सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन ऑलरेडी आ चुका था। जी हाँ, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन ऑलरेडी आ चुका था, जो कि आया था 1953 इटसेल्फ। फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था 1953 के अंदर देखने को मिला था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर, है ना, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 के अंदर सबमिट की थी। वो क्या था? फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन। और ये जो मंडल कमीशन था वो सेकंड बैकवर्ड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डन। अब क्या होता है, 79 के अंदर अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। अब क्या होता है कि ये अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद यानी कि 1980 के अंदर सबमिट करते हैं, और अपनी रिपोर्ट में क्या आइडेंटिफाई करते हैं, भाई इंडिया के अंदर 3742 जैसी कास्ट देखने को मिलती है, जो कि क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, यानी कि SC/BC की क्लास देखने को मिलती है, जो अराउंड ओवरऑल पॉपुलेशन का 52% देखने को मिलती है, एक्सक्लूडिंग SC/ST पॉपुलेशंस। समझ रहे? तो इतना बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि क्या है, शेड्यूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का सेक्शन है, जो कि कितना है, 52% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन है। और ऑन एंड अराउंड 3700 के समथिंग, 3750 के समथिंग हमें ऐसी कास्ट देखने को मिलती है डिफरेंट, है ना, जबकि हम इसके अंदर SC/ST तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इतना बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखने को मिलता है, जो कि क्या है, बैकवर्ड क्लास का सेक्शंस देखने को मिलता है। अब ये रिपोर्ट सबमिट की थी, ये डेटा के साथ बीपी मंडल ने क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हम बात करें बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यस, आर्टिकल 340 देखने को मिलता है, जो क्या बताता है कि इन्वेस्टिगेट करना होगा कंडीशन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, और सजेस्ट करें मेजर फॉर देयर एडवांसमेंट, क्योंकि हम जानते हैं हिस्टोरिकली इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, और इनकी कंडीशन है फाइनेंशियली, सोशल कंडीशन हो गया, एजुकेशनल कंडीशन हो गया, क्या है, पैथेटिक देखने को मिलती है। इसीलिए आर्टिकल 340 ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई आइडेंटिफाई करो कि क्या इनकी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, इनकी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंगली क्या उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ सजेशन भी क्या सजेस्ट करने चाहिए। तो इसी के कारण 1979 के अंदर मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन एस्टेब्लिश किया था, जिसने 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्होंने बोला था कि 52% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और 3743 ऐसी कास्ट देखने को मिलती है जो इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लास के रूप में जानी जाती है, तो इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि भाई 27% रिजर्वेशन जो है ना, ये क्लास को देना चाहिए, जो कि पॉपुलेशन इनकी 52% देखने को मिल रही है ना। किस में? तो भाई गवर्नमेंट जॉब में OBC को रिजर्वेशन देना चाहिए 27%, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन क्लोज टू 52% हमें देखने को मिलती है। डन। अब होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में रिकमेंडेशन तो दी मंडल कमीशन ने कि भाई 27% गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन इन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। बट होता क्या है कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है ना, वो फॉल हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण, और कंसिक्वेंटली जो गवर्नमेंट है हमें देखने को मिलती है, वापस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना। और हम जानते हैं कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी का क्या होता है, एसेसिनेशन होता है, फिर राजीव गांधी देखने को मिलते हैं, उनकी सरकार कंटिन्यू करती है। फिर एट द एंड आते आते जो VP सिंह की गवर्नमेंट होती है ना, VP सिंह की गवर्नमेंट होती है, वो फाइनली क्या डिक्लेयर कर देती है 27% रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, दैट इज़ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दोनों को कन्फ्यूजन मत करिएगा, OBC और SC/BC क्या है, इधर एक ही है। तो भाई मोरारजी देसाई ने कमीशन एस्टेब्लाइज किया, 1 ईयर बाद उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके अंदर ये डेटा दिया 52%, 3743 कास्ट बताई गई, और 27% रिजर्वेशन की बात की। जबकि फाइनली ये रिजर्वेशन कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो भाई VP मंडल की, यानी कि VP सिंह की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये मंडल कमीशन का कुछ बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या, जो 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, इसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। तो हाँ भाई, इसके अंदर हमने कल ही देखा था भाई, जो OBC होगा इसके अंदर 2 क्राइटेरिया होंगे, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, यानी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर वो होते हैं जो OBC के अंदर क्या होते हैं, अपर सेक्शन होते हैं, यानी कि फाइनेंशियली ये लोग बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं, इनकी जो कंडीशन देखने को मिलती है वो पैथेटिक नहीं है, इनकी कंडीशन वो सुपीरियर ऑलरेडी हो चुकी है, तो इन लोगों को क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और क्राइटेरिया क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जबकि नॉन क्रीमी लेयर बैकग्राउंड के जो कुछ सिटीजन्स होंगे जो OBC के अंदर ही आते हैं, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ 27% हो गया ऑफ देयर पॉपुलेशन। डन है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मंडल कमीशन और उसकी रिकमेंडेशन आपको सबको समझ में आई होगी, आई होप। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाके क्या होता है कि भाई VP सिंह ने तो क्या किया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जो है
यानी कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड करा दिया। अब आगे चल के क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है 1992 के अंदर देखने को मिलती है। डन। अब पीवी नरसिम्हा राव क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करते हैं और उसके थ्रू 10% रिजर्वेशन देते हैं जॉब के अंदर ईडब्ल्यूएस सेक्शंस को, कि भाई सोसाइटी का एक सेक्शन है जो कि क्या एससी में भी नहीं आता है, एसटी के अंदर से भी नहीं आता है और ओबीसी सेक्शंस के अंदर भी नहीं आता है, बट इनकी जो यानी कि ये किस में आता है, जनरल में आता है, कास्ट वाइज ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, पर ये क्या है, पुअर है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखने को मिलता है। इनकी कास्ट भले क्या है, ऊंची है, बट इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, बहुत ही डाउन है, इसीलिए हमें इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। बट ये क्या होती है, अब ये चीज़ें जाती है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, और ये जो केस होता है, जो अपील किया जाता है इंदिरा साहनी के द्वारा, ये केस जो है ना कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है 1992 के अंदर, कि भाई एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू तुम 10% रिजर्वेशन दे रहे हो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में बाय द इंदिरा साहनी, लॉयर होती हैं, 1992 के अंदर इसको चैलेंज कर दिया जाता है, और इसी केस को हम मंडल केस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये 10% कोटा वाली जो चीज़ थी कि भाई 10% रिजर्वेशन देंगे ईडब्ल्यूएस को, उसको रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट। बट ये जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड करने का जो प्रोविज़न था, वीपी सिंह लेके आए थे, यानी कि वीपी सिंह ने इम्प्लीमेंट किया था, उसको क्या करती है, अपहेल्ड करती है, यानी 27% ओबीसी रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, पर ये जो 10% है रिजर्वेशन ये क्या होगा, नहीं रहेगा, इसको स्टक डाउन कर देती है। समझ में आया, इंदिरा साहनी केस क्या था समझ में आया, उसको मंडल केस भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 27% रिजर्वेशन अपहेल्ड कर दिया जाता है, बट 10% जो है ना ईडब्ल्यूएस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिसेंटली हमने देखा 2019 के अंदर बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 हो गया, 10% रिजर्वेशन इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके प्रोवाइड किया जाता है। ये जो नरसिम्हा राव ने प्रोवाइड किया था ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू था, यानी कोई लॉ के थ्रू भी इसको बैक नहीं किया गया था। बट ये जो 2019 में 10% रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किया गया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मंडल केस और साथ ही साथ हो गया रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी केस और उनके जजमेंट के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। डन। तो चलिए अब हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हम जो इस आर्टिकल को देख रहे थे वो है आर्टिकल 17, राइट। अब आर्टिकल 17 क्या बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन ऑल इट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जो अनटचेबिलिटी हमें देखने को मिलती थी हमारी पास्ट सोसाइटी के अंदर, हम बात करें तो लेटर वैदिक एज से ही हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है ना, जब वर्णा सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तो ये अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है कि टच करना, नहीं टच करना, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको टच नहीं किया जा सकता, तो ये मीनिंग नहीं होता है अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी का मीनिंग देखने को मिलता है कि भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना। कुछ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी देखने को मिलेंगे, उनको क्या करना, ये मेन लाइन सोसाइटी है उससे अलग कर देना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे गाँव में ये प्रैक्टिस अभी भी देखने को मिलती है कि भाई कोई क्या है, लोअर कास्ट का इंसान है, वो गांव के अंदर एंटर होता है तो क्या करते हैं, जो अपर कास्ट के सो कॉल्ड ब्राह्मीण्स अपने आप को मानते हैं, वो क्या होते हैं, उनको साइड कर दिया था। यानी कि ये लोग जो हैं अनटचेबल्स जिनको बोलते हैं सो कॉल्ड, वो साइड हो जाते हैं, है ना। इनकी परछाई भी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा माना जाता है ना। तो ये सारी जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस हैं, इनको एबॉलिश करना हर एक के फॉर्म में, वो आर्टिकल 17 बात करता है। देखिए इसके अंदर देखते हैं कि भाई 1976 के अंदर क्या होता है, एक एक्ट लेके आती है पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। 1976 के अंदर अनटचेबिलिटी एक्ट जो है 1955 का, उसको क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली एक अमेंडमेंट किया जाता है उसके अंदर। यानी कि एक्ट तो 1955 का है, पर 76 के अंदर क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है ना, और उसको रीनेम कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। डन। अब इसके अंदर क्या करता है, जो स्कोप है अनटचेबिलिटी का और जो पीनल प्रोविज़न है कि जो भी ये प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की, तो उनको जो भी पीनल यानी कि उनको जो भी सज़ा वगैरह दी जाएगी, तो उसके जो लॉज हैं उसको मोर स्ट्राइंजेंट बना देता है, यानी उसको मोर स्ट्रिक्ट बना देता है कि भाई कोई भी ये प्रैक्टिस करेगा समाज के अंदर जो कि पास्ट के अंदर प्रिवेल थी, तो वो चीज़ों को बहुत ही सीरियसली तरीके से लिया जाएगा और पीनल प्रोविज़न भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट होंगे। डन। तो क्या होता है भाई 1955 के लॉ को 1976 के अंदर
अमेंड किया जाता है और उसको रीनेम किया जाता है, जिसको हम सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 बोलते हैं। डन। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, उसके अंदर जो स्कोप है अनटचेबिलिटी का, उसको क्या किया जाता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट बना दिया जाता है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो उसको स्ट्रिक्टली क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, उसके लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। पीनल प्रोविज़न जो होंगे वो क्या होंगे, मोर स्ट्राइजेंट बना दिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे। डन। अब अनटचेबिलिटी का अगर मीनिंग समझे हम, तो अनटचेबिलिटी का मीनिंग जो है ना, वो सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना ही डिफ़ाइन है, यानी ना ही कोई लॉ के अंदर डिफ़ाइन किया गया अनटचेबिलिटी को। बट क्या होता है कि मैसूर हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट मैटर जो है ना, जो आर्टिकल 17 के अंदर आते हैं अनटचेबिलिटी के, वो क्या है, अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग नहीं बताते, यानी कि ग्रामेटिकल सेंस की बात नहीं करते हैं। ये बताते हैं जो हिस्टोरिकल हमें प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, हमारे कंट्री के अंदर जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पास्ट के अंदर जो वर्णा सिस्टम था, यानी गांव के अंदर ऐसे अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल एंटर होते थे, तो अपर कास्ट के लोग क्या इनको दूर कर देते थे, इनकी परछाई भी नहीं पड़ने देते थे इनके। अब भीमराव अंबेडकर की बात करें हम मॉडर्न इंडिया में, तो उनको क्या किया गया था, उनको सो कॉल्ड अपर क्लास जो है उनके कुओं से पानी के लिए अलाउ भी नहीं किया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है उसके अबोलिशन की बात करता है, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जबकि मैसूर हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई ये हम लिटरेरी मीनिंग के ऊपर नहीं जाते, यानी कि ग्रामेटिकल मीनिंग के ऊपर नहीं जाते हैं, बट हम किसके ऊपर जाते हैं, जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इंडिया के अंदर देखने को मिलती है इसके ऊपर जाते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। डन है। तो अनटचेबिलिटी का मीनिंग आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही साथ क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने क्या किया था, आर्टिकल 17 को बताया था कि ये अवेलेबल है अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। ये सिर्फ और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी कोई भी एक्शंस है जो कि क्या करती है, राइट को वायलेट करती है, तो उसको क्या किया जाए, कंडेम किया जाए, उसको स्ट्रिक्टली लॉ को एनफोर्स करा के ऐसी जितनी भी एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है उनको क्या कर दिया जाए, सप्रेस किया जाए ब्रूटली इन द सेंस बाय द लॉ, उनको अच्छे से सप्रेस किया जाए, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो ये किसका काम है, स्टेट का काम है। और साथ ही साथ हो गया, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ये प्रैक्टिस करता है, स्टेट जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ये प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको भी रोकने की जवाबदारी किसकी है, स्टेट की है। तो स्टेट को एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज़ें क्या करनी होगी, एनफोर्स करनी होगी। और ये कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, भाई 1982 का केस देखने को मिलता है हमें, जो कि है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस। डन। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 17 जो है ना, वो सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी एनफोर्स किया जा सकता है, और स्टेट को एक एक्टिव स्टेप लेने होंगे ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको कर्ब करने के लिए। लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी कि भाई अनटचेबल, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जैसा कुछ होता नहीं है, सोसाइटी के अंदर सभी इक्वल है, सभी ह्यूमंस हैं। डन। तो ये कुछ प्रोविज़न हमें आर्टिकल 17 के देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं की गई, बट जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस देखने को हमें मिलती थी उस चीज़ की बात की गई है, जो कि मैसूर हाई कोर्ट ने भी इसको आर्टिकल 17 को क्या इलाबोरेट किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि भाई 1976 के अंदर किस तरीके से अनटचेबिलिटी एक्ट है 1955 का, उसको अमेंड करके सिविल राइट एक्ट 1955 नाम दिया गया, और इसके जो पीनल प्रोविज़न है उसको और भी स्ट्रेंजेंट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 1982 के अपने पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस के अंदर कहा था कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, पीनलाइज किया जाएगा बाय द स्टेट। राइट। ओके। तो ये था हमारा एक्चुअल मीनिंग के अंदर आर्टिकल 17, जो कि क्या करता है, अनटचेबिलिटी जो है एनी फॉर्म में उसका प्रैक्टिस को क्या करता है, एबोलिश करता है। क्लियर है। ओके। चलिए देखते हैं आर्टिकल 18 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 18 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड मेक द फोर प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड। डन। अब टाइटल्स की बात करते हैं हम। टाइटल से क्या समझते हैं, तो भाई टाइटल आप देखेंगे कि भाई एंशिएंट इंडिया के अंदर गुप्ता एज की बात करो, है ना, मेडिवल्स के अंदर भी हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जो क्या करते थे, खुद को राजा राजाधिराज, है ना, चक्रवर्ती, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स देते थे, प्रीफिक्स लगाते थे अपने नाम के आगे, है ना। उससे होता क्या था, तो उससे सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेट क्रिएट होता है कि भाई ये राजा महाराजा, है ना, राजाधिराज, सेनानी, है ना,
चक्रवर्ती, ये सब टाइटल से क्या होता है कि ये लोग अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं और बाकी का सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या होता है, लोअर फील करता है। सोसाइटी के अंदर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये हमारी हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, तो उसके एबोलिशन की बात करता है आर्टिकल 18। डन। इसके कुछ प्रोविज़न देखें तो क्या करते हैं, ये जो 4 प्रोविज़न्स देखने को मिलते हैं इन दिस रिगार्ड हमें आर्टिकल 18 के अंदर, वो क्या बोलते हैं ये प्रोविज़न। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि स्टेट जो है ना फ्रॉम कन्फर्मिंग टू एनी टाइटल, ये प्रोहिबिट करता है कि स्टेट जो है ना किसी को भी कोई टाइटल नहीं देगा। अब टाइटल क्या किसी को नहीं मिलेंगे ऐसे टाइटल, राजाधिराज, महाराजा, है ना, चक्रवर्ती, इस टाइप के जो टाइटल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाने हैं किसको, स्टेट को। तो स्टेट नहीं प्रोवाइड करा सकता ऐसे टाइटल। अब क्या किसी को भी नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है। एक्सेप्शन है इसके अंदर, जैसे कि मिलिट्री टाइटल्स हैं, एकेडमिक टाइटल है। मिलिट्री यानी कि जो मिलिट्री रैंक देखते हैं ना हम लोग कि भाई लेफ्टिनेंट, है ना, कर्नल, मेजर, कैप्टन, आर्मी जनरल, तो ये सब क्या है, मिलिट्री टाइटल है। और साथ ही साथ एकेडमिक टाइटल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, है ना। तो ये सारे जो टाइटल्स हैं ये भी क्या है, एकेडमिक टाइटल देखने को मिलते हैं। ये सारे क्या है, एज अ टाइटल कंसिडर नहीं किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 18। तो ये टाइटल हम लोग हमारे नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स या पीछे सफिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। डन। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना डिस्टिंग नहीं करती, ये क्या है, ये अपनी क्वालिटी के कारण ये टाइटल नहीं है, क्वालिटी के कारण ये प्रीफिक्स देखने को मिलते हैं। जबकि जो हमारी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस देखे तो उसमें जो टाइटल हुआ करते थे वो सब क्या होते थे, जनरली हर्डिटरी हुआ करते थे, है ना, मोनोपोलिस्टिक होते थे। मोनार्क को जो लगता था वो ऐसे टाइटल रखता था अपने आप के, भले उसकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो या ना हो। पर ये जो एक्सेप्शन है मिलिट्री और एकेडमिक, ये क्या है, कैपेसिटी के थ्रू डेवलप किए गए आर्टिकल्स हैं या होदे हैं, पोस्ट हैं। डन है। तो 2 एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हमें। कौन कौन से एक्सेप्शंस है, तो मिलिट्री और एकेडमिक्स के को छोड़ के कोई भी टाइटल जो है ना वो क्या है, स्टेट कन्फर्म नहीं करा सकता और कोई रख भी नहीं सकता प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना। तो भाई देखो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है ना वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो भाई आप फॉरेन स्टेट से कोई भी ऐसे टाइटल को क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या उसे पीनलाइज किया जाएगा, नहीं, ऐसे भी कोई प्रोविज़न नहीं है। बट ये एक मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप कोई भी स्टेट से, फॉरेन स्टेट से ऐसे टाइटल क्या मत एक्सेप्ट मत करो जो कि सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करते हैं। डन। साथ ही साथ और भी प्रोविज़न क्या देखने को मिलते हैं, कोई फॉरेनर है जो क्या करता है, हमारे अंदर कोई ट्रस्ट है या हमारी कोई पब्लिक ऑफिस है उसको होल्ड करता है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऐसे कोई टाइटल विदाउट द कंसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। कोई फॉरेनर है जो हमारे यहाँ पे आके कोई ट्रस्ट है कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो ऐसी किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो वो भी क्या नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी टाइटल जो है उसको हेल्ड नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक बार प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट करने के बाद अगर प्रेसिडेंट अलाउ करते तो कर सकता है, बाकी विदाउट परमिशन हो गया। फॉरेनर्स, इवन द फॉरेनर्स होगा हु रिजाइडिंग इन द इंडिया, वर्किंग इन द इंडिया, कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ टाइटल्स। डन। उसके बाद क्या होता है, नो सिटीजन ऑफ अ फॉरेनर होल्डिंग द एनी ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट और द ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट टू एनी प्रेजेंट इम्यूलमेंट और द ऑफिस हो गया फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सेम कोई फॉरेनर्स है यानी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करता है तो उसको क्या करना होगा कि भाई उसको कोई प्रेजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं ले सकता कोई प्रेजेंट बाहर के किसी भी फॉरेनर से। क्यों? क्योंकि वो स्टेट जो है ना उसकी ऑफिस हेल्ड करके बैठा है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है भाई। गवर्नमेंट जॉब से अगर तुम क्या करते हो, फॉरेनर से कोई भी ऐसे गिफ्ट लेते हो, प्रेजेंट लेते हो, एम्यूलमेंट्स लेते हो, तो उससे हो सकता है फ्यूचर में जाके उसका मिसयूज़ किया जाए उसके द्वारा। सपोज़ हम बात करें यूएसए इंडिया है, तो यूएसए का कोई नागरिक यहाँ पे है या फिर हमारा कोई नागरिक यहाँ पे जो क्या कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि कोई स्टेट की पोजीशन हेल्ड करके बैठा है, तो यहाँ से कोई भी गिफ्ट आ रहे हैं, कोई भी एम्यूलमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि हो सकता है भाई यहाँ से जो गिफ्ट दे रहा है यूएसए से, ये इसको बाद में जाके बोले भाई मैंने तेरे को गिफ्ट दिए थे, एम्यूलमेंट्स दिए थे, तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, वो स्टेट की मेन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है जो कि हमारी स्टेट की सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है। इसीलिए कोई भी ऐसा फॉरेनर है जो स्टेट के अंदर यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट में है, स्टेट की पोजीशन, पब्लिक पोजीशन हेल्ड करके बैठा है, वो कोई ऐसे गिफ्ट और एम्यूलमेंट्स भी नहीं ले सकता। तो ये फोर्थ प्रोविज़न देखने को मिलता है हमें आर्टिकल 18 के अंदर। राइट, क्लियर है? तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। उसके रिगार्डिंग हमने 4 प्रोविज़न देखे।
कि भाई स्टेट जो है किसी को टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। साथ ही साथ देखा हमने कि भाई कोई इंडिया का सिटीज़न है वो बाहर से कोई भी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ कोई भी फॉरेनर है वो यहाँ पे आता है, कोई ऑफिस हेल्ड करता है ट्रस्ट की, एनजीओ की, तो वो भी बाहर से टाइटल को क्या नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ ही साथ कोई नो सिटीज़न ऑफ द फॉरेन हो गया फॉरेनर होल्डिंग एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करता है स्टेट के अंदर या आउटसाइड हो गया, तो वो भी क्या नहीं कर सकता है। कोई गिफ्ट है एम्यूलमेंट्स हो गया वो भी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट हेल्ड नहीं कर सकता। क्लियर है आर्टिकल 18? डन है। ओके, अब देखो इसके अंदर भी हमको कुछ है ना एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से टाइटल्स हैं क्या है उनकी बात करते हैं हम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एक केस था 1995 का सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसको हम बोलते हैं बालाजी राघवन केस, है ना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई टाइटल तो आप देते हो, जैसे कि नेशनल अवार्ड देते हो, जैसे कि भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर पद्मा अवार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि 3 पद्मा अवार्ड्स देखने को मिलते हैं हमें पता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 पद्मा अवार्ड देखने को मिलते हैं, एक भारत रत्न देखने को मिलता है। तो क्या ये भी हैं, ये क्या टाइटल है अंडर आर्टिकल 18? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, एक केस आता है बालाजी राघवन केस 1995 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देती है कि भाई ये जो भी नेशनल अवार्ड है जैसे कि भारत रत्न है, पद्मा अवार्ड है, तीनों पद्मा अवार्ड है, ये सब जो है ना क्या है, ये सब टाइटल नहीं है। ये सब क्या है, टाइटल नहीं है अंदर आर्टिकल 18। तो इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करती है, यानी कि एज इट इज़ रहने देती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट इन 1995 बालाजी राघवन केस। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ भारत रत्न एंड द पद्मा अवार्ड्स, क्योंकि ये टाइटल नहीं है यार, ये एक्सेप्शनल सर्विसेज की है देश के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, तो उनको ये चीज़ें एज अ अवार्ड के तौर पे प्रोवाइड की गई। ये अवार्ड है, कोई टाइटल नहीं है। डन। अब बात करते, साथ ही साथ हम बात करें कि भाई ये जो नेशनल अवार्ड हमें देखने को मिलता है ना 1954 के अंदर जो नेशनल अवार्ड हमें देखने को मिलता है, तो भाई ये नेशनल अवार्ड है भारत रत्न और ये पद्मा, ये कब से आए? तो भाई 1954 से देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है 1977 के अंदर जब जनता पार्टी मोरारजी देसाई हमने देखा उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, है ना। बट क्या होता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1980s के अंदर देखने को मिलती है, वो वापस से इसको रिवाइव कर देती है। डन। तो नेशनल अवार्ड आए थे 1954 के अंदर, 77 के अंदर पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कभी कभार, 77 में इसको डिसकंटिन्यू किया था, फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1980 के अंदर इसको वापस से कंटिन्यू करती है। अब पद्मा अवार्ड की बात करें तो हम जानते हैं एवरी ईयर रिपब्लिक डे पे इसको अनाउंस किया जाता है। अब क्या ये कंटिन्यू थे, बीच में क्या इनको डिसकंटिन्यू किया गया था? हाँ, 4 टाइम इसको डिसकंटिन्यू किया गया है, 1978, 79, 1993 और 1997। डन। समझ में आ रहा है? अब ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, है ना, फिर भारत रत्न है, तो ये किसको दिया जाता है? तो भाई ये फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है ना, एज वेल एज इंडियंस को भी दिया जा सकता है। डन। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो और होता क्या है कि भाई भारत रत्न अभी तक ऐसा माना जाता है कि लिमिटेड है, एवरी ईयर 3 दिए जाएंगे, पर रिसेंटली हमने देखा 5 जैसे कितने दिए गए, भारत रत्न दिए गए, रिसेंटली 5 भारत रत्न दिए गए। पर ऐसी जनरल प्रैक्टिस मानी जाती है कि ईयर के अंदर भारत रत्न सिर्फ 3 ही दिए जाएंगे, जो कि एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। फॉरेनर्स भी इसके लिए अलाउड है, मदर टेरेसा को भी मिला है। तो रिसेंटली हमने देखा कि 5 भारत रत्न दिए गए। तो भाई ऐसा पूछे कि जनरल प्रैक्टिस है 3 देने की, पर क्या 3 से ज़्यादा दिए जा सकते हैं? तो यस, दिए जा सकते हैं। रिसेंटली हमने 5 देखा और इससे पहले ऑलरेडी 4 दिए जा चुके हैं। आई होप अराउंड 1999 के समथिंग, 1998, 1999 के समथिंग 4 भी दिए गए हैं पहले। तो ये 2 टाइम्स हो गया, क्या है, 3 से ज़्यादा भारत रत्न ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। क्लियर है? डन। तो ये थे कुछ क्या है अवार्ड्स जिनको टाइटल नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 18। क्लियर है? पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न अवार्ड, और साथ ही साथ एकेडमिक्स और दूसरे कौन से देखने को मिलते हैं जिनको मिलिट्री। तो ये रैंक के जितने भी अवार्ड्स हैं उनको अवार्ड की तरह कंसिडर किया जाएगा, टाइटल की तरह नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 18। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल्स। डन। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
जो कि थे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 80। इससे पहले हमने देखा कि भाई मंडल कमीशन क्या था, मंडल केस क्या था, जो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, किसने एस्टेब्लाइज किया, किस तरीके से किया, है कैसे कैसे 27% रिजर्वेशन को वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने कैसे 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, बट थ्रू एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के अंदर इंदिरा साहनी केस के अंदर, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का तो क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया। फिर हमने देखा आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 80 जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन देखे हमने, मिलिट्री, एकेडमिक्स, और साथ ही साथ हमने देखा कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड है वो टाइटल की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि अवार्ड हैं। डन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आज के लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर, और आने वाले लेक्चर में हम आगे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी कवर करेंगे इसी तरह। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे और भी कंटिन्यू कर सकें। डन। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।